तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के फॉर्म को भर के दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, बिना गलती किए, बिल्कुल सरल तरीके से। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कर लें। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर। और पिछले वीडियो में हमने आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करके दिखाया था और अब हम इस वीडियो में आरपीएफ एसआई का फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सरल तरीके से। तो फॉर्म भरने से पहले आप अपने पास कुछ डॉक्यूमेंट रख लें, जैसे आधार कार्ड हो गया आपका, 10th की मार्कशीट हो गई, और अगर आपके पास आईटीआई है तो आईटीआई रख लें, और बैंक पासबुक रख लें, और ग्रेजुएशन रख लें जो आपके पास। और उसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पे जो आपको अप्लाई वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें लिखा है क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर जो लोग एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भर चुके हैं तो उनका तो अकाउंट ऑलरेडी बना होगा, और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो वो मेरा पिछला वीडियो देख करके, जो आरपीएफ कांस्टेबल का मैंने फॉर्म ऑनलाइन करवाया था उसमें मैंने अकाउंट के बारे में बताया था, उसको देख कर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले ही एक अकाउंट बना रखा है तो हमको सीधा हम दबाएंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे। अगर जिन लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया तो उनके लिए थोड़ी जानकारी दे देती हैं क्रिएट एन अकाउंट पे जाकर के। तो दोस्तों, क्रिएट एन अकाउंट पे हम यहाँ पे टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फॉर आरपीएफ नोटिफिकेशन पीडब्ल्यूबीडी एंड नॉन इंडियन सिटीजन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि यहाँ पे दे रखा है उन्होंने, जो विकलांग कैंडिडेट हैं और जो इंडिया के नहीं रहने वाले, जो नॉन इंडियन है, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ओके कर देना है, और ओके करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस सामने खुल के आएगा। तो इसमें पूरी जानकारी यानी भर देनी है, जैसे यहाँ पे लिखा है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, यहाँ पे इंडिया डाल देना है, और यहाँ पे फुल नेम। और इसमें रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, एक चीज को दो बार भरना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम फुल नेम डालेंगे तो यहाँ पे भी अपना फुल नेम दोबारा डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पे भी अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी दोबारा जेंडर सिलेक्ट कर देंगे। इसी तरह से हर चीज को यहाँ पर के दो बार सिलेक्ट करना है। और आगे नीचे बढ़ेंगे तो देखो, नीचे यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम और आधार कार्ड यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ से आधार कार्ड वेरिफिकेशन कर लेंगे और उसके बाद ईमेल एड्रेस डालेंगे, और ईमेल पे ओटीपी जाएगा, और एक ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा। यहाँ दोनों ओटीपी डाल के सबमिट कर देंगे। और यहाँ पे पासवर्ड मेन है दोस्तों। पासवर्ड हमको किस तरह बनाना है, जैसे मान लो आपका नाम सोनू है, तो आप क्या करो, पहला अक्षर बनाओगे कैपिटल, फिर स्मॉल अक्षर बना देना सोनू, और कोई भी एक स्पेशल वर्ड डाल देना, जैसे हैशटैग हो गया, अपडेट हो गया। उसके बाद 1 2 3 गिनती के अक्षर कुछ भी डाल देना। इसके बाद ऐसे आपको पासवर्ड बनाना है, और यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड में दोबारा आपको पासवर्ड डालना है, और ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है वो यहाँ पे कैप्चा भर के सबमिट कर देंगे, तो आपका अकाउंट यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। हम आ जाते हैं पुराने पेज पर, क्योंकि हमने पहले ही अकाउंट बना रखा है। तो हम इधर क्लिक कर देंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करें। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके हम यहाँ से लॉगिन कर लेंगे कैप्चा डाल के। तो हम अपना लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने जो लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे जो आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है, हम यहाँ पे जाकर सीधा टैप कर देंगे, और टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें देखो पहले हमने जो आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म है वो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप भर के बता दिया पिछले वीडियो में। अब हम बात कर रहे हैं आरपीएफ एसआई के फॉर्म को सबमिट करेंगे, यहाँ पे फिलअप करेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप।
तो आरपीएफ वाले फॉर्म, एसआई वाले फॉर्म को हमको सबमिट करना, तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ जानकारी आपकी ऑटोमेटिकली भरी आएंगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐसी जानकारी ऑटोमेटिकली भरी आएंगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जानकारी फिलअप करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे मैरिटल स्टेटस है, यदि आप मैरिज हैं तो यहाँ पे मैरिज डाल देंगे, और अनमैरिड हैं तो अनमैरिड डाल देंगे। और रिलीजन है, धर्म, यहाँ पे हिंदू हैं तो हिंदू डाल देंगे। और आप अदर किसी धर्म से आते हैं, बौद्ध, ईसाई, सिख, मुस्लिम, तो वो डाल देंगे। और मदर टंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको, जो आपकी मदर टंग है, हिंदी है, तेलुगु है, जहाँ जो आपकी भाषा है मदर की, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जाम, यहाँ पे जिस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदी, तेलुगु। पर एग्जाम दो भाषा में आएगा, एक आप जो सिलेक्ट करोगे उसमें आएगा, और दूसरा एग्जाम इंग्लिश भाषा में आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने कोई भी पहचान चिन्ह डाल देना, दो। और उसके बाद यहाँ पे एक कम्युनिटी सिलेक्ट कर देना है, अगर आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी डाल देना है। और अब जनरल कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आपको जनरल सिलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है नॉन क्रेमिलियर, तो नॉन क्रेमिलियर में आपको यस डालना है, क्योंकि क्रेमिलियर वो होते हैं जिनकी सालाना आय है, जो इनकम है वो 8 लाख से अधिक होती है। तो जिन लोगों की 8 लाख से आय अधिक है वो वहां पे नो डालेंगे, और जिन लोगों की 8 लाख से नहीं है तो ओबीसी नॉन क्रेमिलियर में यस डाल देंगे। उसके बाद जैसे आप यस डालोगे तो यहाँ पे जात प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर मांगेगा, और इश्यू अथॉरिटी यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट को इश्यू करता है वो मांगेगा। जैसे तहसीलदार हो गया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया, जहां तक है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपने कास्ट सर्टिफिकेट को इश्यू करता है। और इश्यूइंग स्टेट, जिस स्टेट से आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है वहां के आपको स्टेट डालना है, वहां पे डेट ऑफ इश्यू, कास्ट सर्टिफिकेट जिस डेट को इश्यू हुआ है वो यहाँ पर डेट डालनी है। अब आगे बात कर लेते हैं हम। आगे देखो दोस्तों, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आ रहा है और प्रेजेंट एड्रेस आ रहा है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया है, तो आपको क्या करना है, जैसे परमानेंट एड्रेस तो आप अपना एड्रेस डाल सकते हो जो परमानेंट है। जो प्रेजेंट एड्रेस में आपको वो डालना है, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं या कहीं सर्विस कर रहे हैं, घर से दूर हैं, 3-4 दिन का रास्ता है, तो आप क्या करना है, प्रेजेंट एड्रेस में वही डालना है। क्योंकि रेलवे क्या करता है, एग्जाम सेंटर को प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से देता है, ना कि परमानेंट एड्रेस के हिसाब से देता है। तो आपको प्रेजेंट एड्रेस वही डालना है जहां पे आप प्रेजेंट में रह रहे हैं, जिससे कि आपको पेपर देने में कोई परेशानी ना हो। तो आप यहाँ पे एड्रेस फिल कर देंगे आराम से। और एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे। हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे जो टिक दिख रहा है, अगर आपका एड्रेस प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक मारना है, अगर आपका सेम नहीं है तो यहाँ पे टिक नहीं मारना है। यहाँ पे आपको बिना टिक किए हुए डालना है, यहाँ पे टिक नहीं मारना है, ठीक है। अब नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से। नेक्स्ट करने के बाद ये पहला अपना स्टेप क्लियर हो जाएगा। अब हमारे सामने ये दूसरा स्टेप खुल के आ गया है। तो दूसरे स्टेप में यहाँ पे लिखा है एक्स सर्विसमैन डिटेल। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे आप यस कर देंगे, और एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। और अगर यस करते हैं तो आपके सामने कुछ जानकारी मांगी जाएगी, वो जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मांगा जाएगा आपको किस डिफेंस सर्विस में हो, आर्मी या नेवी या और किसी में हो, या रैंक क्या थी आपकी, ये सब, या सर्विस कोड वगैरह सब मांगे, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। यदि आप एक सर्विस में नहीं है तो यहाँ पे आपको सीधा नो टैप कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे दे रखा है ये आप विकलांग तो नहीं है, यदि आप विकलांग हैं तो इसमें यस कर देंगे, वो विकलांग नहीं है तो नो कर देंगे। पहली बात तो विकलांग कैंडिडेट को आरपीएफ में एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, यदि आप ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो यस कर देंगे, और ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर नहीं है तो यहाँ पे सीधा आप नो करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे दे रखा है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे।
यहाँ पे दे रखा है यदि आप इंडियन रेलवे में कार्यरत हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे, और इंडियन रेलवे में कार्यरत नहीं है तो नो करेंगे। यदि कार्यरत हैं तो यस करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन खुल के आएंगे एनओसी वगैरह का। जैसे यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ गया है, यू हैव अप्लाइड फॉर एनओसी फ्रॉम द कंट्रोलिंग ऑफिसर। आपने अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर के समक्ष एनओसी अप्लाई किया है, और यहाँ पे कैटेगरी डालना, आप किस कैटेगरी में काम करते हैं, ए बी सी डी, और यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्किंग यानी वर्किंग प्लेस डाल देना है। यहाँ पे जोन या यूनिट, किस जोन में आप अभी कार्यरत हैं वो जोन डाल देना है। यदि आप नो है, वो रेलवे एम्प्लॉय नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा नो कर देना है जा करके। चलिए आगे, यहाँ पे आईटीआई के बारे में दे रखा है, यदि आपने अप्रेंटिस वगैरह कर रखा है तो यहाँ पे यस कर देंगे, और नहीं कर रखा तो सीधा नो कर देंगे। और यहाँ पे जानकारी दी गई है बैंक डिटेल की, तो आपको यहाँ पे अपना बैंक खाता लगाना है, क्योंकि जैसे आरपीएफ में भी जो फीस कटेगी ओबीसी जनरल वालों की, वो 500 रुपए कटेगी। तो अगर आप वो पेपर देने जाते हो एग्जाम हॉल में प्रेजेंट दर्ज कराते हो, तो आपको 400 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा, और एसटी कैंडिडेट को 250 का 250 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, और नेक्स्ट करेंगे तो फिर हमारे सामने ये 2 स्टेप क्लियर हो गए। अब तीसरा स्टेप यहाँ पे खुल जाएगा। चलिए इसमें 2 स्टेप हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हमारे सामने आ गया तीसरा स्टेप, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों मेट्रिकुलेशन आपका आएगा इधर भरा हुआ, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन डालना है। जैसे चलिए ग्रेजुएशन ऐड करके दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ से ग्रेजुएशन सिलेक्ट किया, और जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे जो आपने डिग्री कर रखी है, वो यहाँ पे आप डिग्री सिलेक्ट कर लेंगे। ये बीएससी हमने सिलेक्ट कर लिया। और स्टेट जो हमने जैसे मध्य प्रदेश के हैं, तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे। आप जिस स्टेट से आपने ग्रेजुएशन कर रखी वो स्टेट यहाँ पे आप डालेंगे, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी कॉलेज का नाम है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे पासिंग डेट डाल देंगे, जो भी आपकी पासिंग डेट है वो डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हमारे सामने हमारा एक क्लियर हो चुका है, ऐड हो चुकी है। अब हम यहाँ सीधा यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये 3 स्टेप क्लियर हो चुके हैं। अब हमारा आ गया है ये यूजर फ्लो, यानी कि यहाँ पे हमको फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटो के बारे में यहाँ पे कुछ निर्देश दे रखे हैं, जैसे जो फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए, कोई रंगीन कलर का नहीं होना चाहिए, और 6 मंथ से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे उसका साइज दे रखा है, और जेपीजी फॉर्मेट में फोटो होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी पीडीएफ वगैरह फॉर्मेट में फोटो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आकार दे रखा है उन्हें 30 केबी से 70 केबी के बीच में फोटो का साइज होना चाहिए। और यहाँ पे दिया है उन्होंने कि जो फोटो आपका होगा वो मोबाइल सेल्फी कैमरा वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बिना कैप और विथआउट डार्क ग्लासेस, यानी कि चश्मा और टोपी लगा करके फोटो नहीं खींचना चाहिए। अपना जो चेहरा है, जो आपका फेस है, वो स्पष्ट दिखना चाहिए। उस पे चेहरे के ऊपर अपने बाल वगैरह कोई कपड़ा मुंह बांध के ऐसा कोई फोटो नहीं डालना चाहिए, नहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फोटो बनाने के लिए मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर भी एक वीडियो और डाला है, जिसमें आप बिल्कुल आसान तरीके से फोटो का साइज कम कर सकते हो, 30 केबी से 70 केबी, जो भी आप साइज सिलेक्ट करना चाहते हो उस हिसाब से आप फोटो और साइन का सिलेक्ट साइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सीधा आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट कर दोगे तो देखो हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आ चुके हैं 5वें स्टेप पे। 5वां स्टेप जैसे ही यहाँ पे आप डालोगे, तो यहाँ पे आई एम नॉट करेंटली डाइवर्ड बाई एनी आरआरसी, यानी कि आप अपनी आरआरसी चेंज नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे यस डाल टिक मार्क लगा देंगे।
और यहाँ पे कोई मार्क नहीं लग रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी टिक है, यानी आई एम नॉट करेंटली डाइवर्ट बाई एनी अदर। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और नीचे वाले में आपको यहाँ पे टिक मार्क लगा देना और जो प्लेस डाल देना है, जहाँ से आप अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जिस जगह से, वो प्लेस डाल दोगे। और प्लेस डालने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू एप्लीकेशन का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका पूरा एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा और उसमें आप अपने एप्लीकेशन की पूरी एक एक जानकारी चेक कर लें, जिससे कि कोई गलती हो तो अभी आप सुधार कर सकते हो। नहीं आपको फिर बाद में जो करेक्शन करोगे उसके लिए आपको 250 रुपये का चार्ज लगेगा एक करेक्शन के लिए। इसलिए आप बिल्कुल सावधानी से फॉर्म भरें, स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैंने वीडियो में बता दिया है बिल्कुल सरल तरीके से। उसी तरीके से आप अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और फिलअप कर सकते हैं। तो कोई गलती नहीं है तो आप यहाँ पे आई हैव रिचेक द एबव डिटेल एंड फंड करेक्ट, तो यहाँ पे आप टिक लगा देंगे। उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे एक बार और टैप करना है सबमिट वाले ऑप्शन पे। तो चलिए हमने सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पे पेमेंट डिटेल आ गया है। तो पेमेंट डिटेल के लिए आपको ये पे नो का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप जाएंगे और सीधा पे नो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, जैसे आप किसके थ्रू पे करना चाहते हो। यहाँ पे लिखा है जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट वगैरह से, या यहाँ पे यूपीआई का भी नंबर दिया है, फोन पे, गूगल के, पेटीएम और व्हाट्सएप पे, भीम यूपीआई, किसी से भी आप पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप दबा के पे कर दोगे और आपका फॉर्म, आपका फीस कट जाएगी और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की फॉर्म भरने में परेशानी आती है किसी भी स्टेप में, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और दोस्तों ये फॉर्म भरने का पूरा तरीका था, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। आप बिना गलती किए इस वीडियो को देख के फॉर्म भर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, जिससे कि मेरे द्वारा कोई भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड जानकारी दी जाती है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।